हेलो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। देखो हमें यहाँ पे युग्म क्या दिए हुए हैं, तो पहला युग्म दिया हुआ है 26 और 91, दूसरा युग्म दिया हुआ है 510 और 92 और तीसरी संख्याओं का युग्म दिया हुआ है 336 और 54। तो एक एक करके संख्याओं को ले लेते हैं और इनके युग्म के लिए एचसीएफ और एलसीएम की गणना करते हैं। तो देखो पहला युग्म मैंने ले लिया 26 और 91। तो देखो 26 के लिए अगर आपको गुणनखंड लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखो 13 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर 13 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि 2 गुणे मैं इसको 13 लिख सकता हूँ। इसके लिए गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब अगर 91 के लिए आप देखें तो क्या लिख सकते हैं आप 13 गुणे 7 लिख सकते हैं, यानी कि 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुणे आपने यहाँ पर 13 लिख लिया। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसका जो गुणनखंड है जो कि उभय है दोनों और जो कि अधिकतम है, तो देखो 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एलसीएम की बात करूं यानी कि लघुत्तम समापवर्त, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्या भिन्न है, देखो गुणनखंड कौन कौन से भिन्न है, तो 2 और 7, तो 2 गुणे 7 कर देंगे और हमारा एक 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको आप हल करेंगे तो आपका लघुत्तम समापवर्त मेरा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 7 यानी कि 14 और 14 गुणे 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त मिल गया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, इनके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 26 गुणे 91 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके 13 गुणे 182 के बराबर होगी, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 13 से आप अगर 26 को कट कर दें तो 2 आ जाएगा और 91 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 गुणे 182। ठीक है, यानी कि ये प्रूव होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे युग्म को देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा युग्म हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए ये मुझे दिया हुआ है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92, तो 510 और 92 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं 92 का गुणनखंड करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 गुणे 4 मेरे दिमाग पे आता है। 23 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो 23 गुणे 4 करता हूँ तो 92 आ जाता है, तो 2 गुणे मैं इसको 23 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि और 510 को अगर मैं देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से अगर मैं भाग देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 255। ठीक है, 255 को मुझे किससे भाग देना पड़ेगा 310 से, तो 2 गुणे 3 और फिर मैं किससे भाग दूंगा 5 से, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17 आ जाएगा। आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा गुणनखंड आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एलसीएम देखना है और एचसीएफ देखना है तो ये कितने कितने आ जाएंगे, देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है कि कौन सी ऐसी अधिकतम वैल्यू है जिससे ही ये दोनों ही संख्याएं आपकी भाग पूरा चला जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों में ही जो दोनों के गुणनखंड में ऐसी अधिकतम संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उभय है और दोनों के ही गुणनखंड में ही है। ठीक है, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ मेरा आ जाएगा 2, यानी कि महत्तम समापवर्त की वैल्यू 2 आ गई। अगर मुझे लघुत्तम समापवर्त की वैल्यू चाहिए है, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो मैं इसको लिखूंगा 2, यानी कि एक ही उभय वाला 2 आ गया, गुणे 2 गुणे 23 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसको आप हल करेंगे, देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23,460। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मुझे जो जांच करनी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 510 गुणे 92 मैं करूंगा तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, देखो ये वैल्यू और जो आपका एचसीएफ और एलसीएम की जो वैल्यू आ रही है ये दोनों ही बराबर आएंगी। तो देखो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, इसको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 46,900
20। और आप यहाँ पर HCF और LCM का गुणनफल भी देख सकते हैं। HCF गुणे LCM बराबर ये क्या हो जाएगा मेरा 2 गुणे 23,460। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 46,920। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का ही गुणनफल ये आपका बराबर आया है। तो यहाँ पर भी ये जांच हो रही है, सत्यता हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरे युग्म पे लेके जाता हूँ। तो तीसरा युग्म मेरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 336 और 54। तो 336 और 54 के लिए देख लेते हैं। तो देखिए 336 और मुझे 54 का गुणनखंड चाहिए होगा। तो देखिए 336 के गुणनखंड आप लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब 54 के लिए आप लिखेंगे तो क्या होगी, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया इसका। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर HCF निकालना है या LCM निकालना है तो जस्ट जैसे हमने पहले 2 के लिए किया वैसे ही हम करेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों के गुणनखंडों में से अधिकतम कौन सी वैल्यू है जो दोनों में ही हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो मैच कर रहा है। अगर मैं 3 को देखूं 3 का भी युग्म हो रहा है, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा HCF क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इन दोनों संख्याओं के लिए HCF क्या आ जाएगा 6, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 ये अधिकतम संख्या है जिससे ये दोनों ही संख्याएं भाग चली जाएंगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और LCM के लिए अगर मैं बोलूँ तो LCM मेरा ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर LCM के लिए अगर मैं देखता हूं तो LCM मेरा आ जाएगा एक ये 2 और एक ये 3, ये जो उभय वाले हैं। तो 2 गुणे 3 तो ये आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 3 और बचे हुए हैं, तो 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए 3 बार 2 बचे हुए हैं, इसको भी लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक ये 7 आ जाएगा, तो गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये मेरा लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 3024। ठीक है, तो ये मेरा लघुत्तम समापवर्त आ गया। अब देखिए मुझे क्या बोल रहा है कि अगर मेरी ये संख्या क्या होती A होती और ये B है तो मैं दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ A गुणे B बराबर क्या होगा HCF गुणे LCM। तो HCF गुणे LCM लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि 336 गुणे आपने 54 किया तो जो वैल्यू इसकी आ रही है वही वैल्यू आपकी किसकी आएगी 6 गुणे 3024 की। ठीक है, तो ये दोनों ही संख्याएं समान आएंगी। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप गुणा करके देख लें या फिर 6 को अगर मैं 336 को अगर मैं 6 से भाग दे दूं तो ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, और 56 गुणे आप 54 करेंगे तो ये आपका 3024 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3024 बराबर क्या हो जाएगा 3024 लिख सकते हैं, या फिर आप गुणा करके भी देखते हैं तो उतना ही आता। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जांच हो रही है और ये प्रूव हो रहा है। तो आपने यहाँ पर मेन कंक्लूजन आपका क्या निकला कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, अगर 2 संख्याएं A और B दे रखी हैं तो इनका जो गुणनफल होगा उनके महत्तम समापवर्त यानी कि HCF और उनके लघुत्तम समापवर्त दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। थैंक यू। हमें सवाल दिया गया है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमें दिया गया है कि रूट 5 एक हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले सबसे पहले मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत मान के फिर अंत में इस स्टेटमेंट को विरोधाभासी सिद्ध कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो भी दो वास्तविक संख्याएं होती है वो या तो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं कि ये परिमेय है और फिर इसको हम विरोधाभासी सिद्ध कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लिया। तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। रूट 5 बराबर P बटा Q, जहां P और क्या क्या है सहअभाज्य है। सहअभाज्य
संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या होने का मतलब है कि P और Q में आपस में कोई भी मतलब गुणनखंड नहीं है, आपस में कॉमन गुणनखंड नहीं है P और Q का, ठीक है। तो हम P और Q, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर Q रूट 5। तो अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें मिलता है कि Q स्क्वायर में Q स्क्वायर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है, ये पता चलता है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो P भी 5 से विभाज्य होता है, ठीक है, ये गुणधर्म होता है। P भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। P भी 5 से विभाज्य है, तो P अगर 5 से विभाज्य तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P बराबर क्या लिखा जा सकता है, P बराबर 5 इंटू, मैं R मान लू, 5 इंटू R, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। इसको मैं क्या मान लू, समीकरण 1, ठीक है। और इसी हिसाब से अब मैं P बराबर 5 R का मान वहां पर रख दूं, जैसे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर है, यहाँ पे मैं P स्क्वायर का मान क्या रख दूं, 5 R रख दूं। तो 5 R में कितना हो जाए, 25 R स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, Q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। तो Q स्क्वायर 5 से विभाज्य, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, Q भी 5 से विभाज्य हो गया। तो क्या आ गया भाई, Q भी 5 से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। और हमने P और Q को क्या माना था, पर, लेकिन हमने P और Q को सहभाज्य संख्याएं मानी थी, सहभाज्य संख्याएं मानी थी, अतः यह एक विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है। तो क्या हो गया, रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। रूट 5 अगर एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। धन्यवाद। सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला हिस्सा देखते हैं, 1/√2 हमें दिया गया है। दोस्तों इसको हल करने के लिए हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि हमारा 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 1/√2 परिमेय है। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, किसी a/b के, जहां a और b पूर्णांक संख्याएं और b 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से दोस्तों आपको मिला √2 बराबर b/a, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, √2 हमें क्या दिखता है यहाँ से, b/a, जहाँ पे b और a दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो यह क्या बन गया, हमारा √2 एक परिमेय संख्या की तरह दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि एक परिमेय संख्या भी ऐसी ही होती है किसी b/a के बराबर, जहाँ b और a पूर्णांक हो और a 0 ना हो। तो यहाँ से दिख रहा है कि √2 परिमेय है। पर दोस्तों हमारे पास इसका विरोधाभास है, क्योंकि हमें पता है कि √2 क्या होती है, √2 दोस्तों एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से ये विरोधाभास क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमने दोस्तों शुरुआत में 1/√2 को परिमेय मान लिया था। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि इसे हम परिमेय नहीं मान सकते। तो यानी 1/√2 आपका क्या हो जाएगा, यदि परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिद्ध किया। इसी तरह दूसरा हिस्सा देखते हैं आप, 7√5। देखिए दोबारा वही करेंगे हम क्या करें, 7√5 को हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है।
यदि यह परिमेय है तो इसे भी हम किसी a बटे b के बराबर लिख सकते हैं जहाँ b शून्य नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करिए, यहाँ से √5 बन गया आपका a बटे 7b। ठीक है, और 7b को आप मान लीजिए कोई p। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, √5 बराबर a बटे p, जहाँ a और p दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। क्योंकि b पूर्णांक है तो 7b भी पूर्णांक होगा, इसलिए a और p दोनों पूर्णांक आ गए। और p दोस्तों शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि b भी शून्य नहीं है तो 7b शून्य नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से √5 दोस्तों क्या दिख रहा है, किसी परिमेय संख्या के बराबर, क्योंकि वह a बटे p है जहाँ a और p पूर्णांक है और p शून्य नहीं है। पर हम क्या जानते हैं कि √5 आपका होता है एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से भी दोस्तों हमें एक विरोधाभास मिला। यह क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरुआत में 7√5 को परिमेय माना था, तो हम इसे परिमेय नहीं मान सकते। यानी क्या सिद्ध हुआ कि 7√5 आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या दोस्तों। ठीक है, तो यह भी हमने दूसरा हिस्सा भी सिद्ध किया। तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 6 + √2। देखिए 6 + √2 को यदि हम मान ले परिमेय है, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम उसे, a बटे b के बराबर, जहाँ b शून्य नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आपको √2 क्या मिला, a बटे b माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से मिला a माइनस नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, a माइनस 6b बटे b। ठीक है, √2 आया। यहाँ से आप मान लीजिए p को a माइनस 6b के बराबर। ठीक है, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है तो p यानी a माइनस 6b यह भी पूर्णांक संख्या होगी। तो √2 आया आपका p बटे b, जहाँ p और b दोनों पूर्णांक है और b शून्य नहीं हो सकता। तो √2 यहाँ से आपका परिमेय आ गया। पर हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ से एक विरोधाभास मिला हमें। और यह क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरुआत में 6 + √2 को परिमेय माना था। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 6 + √2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह हमने तीनों हिस्सों में दोस्तों दिखाया कि आपके यह 1 बटे √2 क्या है, अपरिमेय। इसी तरह 7√5 भी आपकी अपरिमेय और 6 + √2 भी दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। धन्यवाद। हमने प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए हमें कल्पना करेंगे। हम यहाँ मान लेंगे, माना कि 3 धन 2 करनी 5 बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ हमने क्या किया, एक विरोधोक्त उत्पत्ति लिया, अर्थात यहाँ हमें अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, तो हमने इसका विपरीत ले लिया। हमने विपरीत कल्पना किया कि 3 धन 2 करनी 5 बराबर परिमेय संख्या है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, परिमेय संख्या बराबर p बटे q। तब यहाँ से p व q दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और q जो है बराबर नहीं है शून्य के। अब दोस्तों चूंकि परिमेय संख्या p बटे q हमने लिया, तब 3 धन करनी 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, p बटे q लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम 3 को यदि पक्षांतर करें हमें क्या मिलेगा, 2 करनी 5 बराबर p बटे q ऋण 3। यहाँ यदि इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 करनी 5 बराबर p ऋण 3 q बटे q, तथा यहाँ पर यदि 2 हमारे पास गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा। करनी 5 बराबर क्या मिल गया, p ऋण 3 q बटे 2 q। यहाँ से दोस्तों हम एक एक पक्ष को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्गमूल 5 है। चूंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या तो नहीं होगा। तो
यह जो भाग है वह क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। चूंकि यह पूर्णांक नहीं है अर्थात हमारा यह जो पक्ष है वह क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। चूंकि परिमेय होने के लिए अंश व हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो यह अपरिमेय हो गया। अब दोस्तों यदि हम दूसरे पक्ष को देखें, हमारे पास क्या है, p ऋण 3q है। यहाँ पे हमने जैसा कि पहले देखा था p व q दोनों पूर्णांक है, p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। यहाँ दोस्तों 3 भी पूर्णांक संख्या है। चूंकि पूर्णांक से पूर्णांक का गुणा करेंगे तो 3q हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि 3q यह पूरा भी एक पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक में से यदि पूर्णांक घटाएंगे तो हमारा ऊपर का जो पक्ष है वह क्या मिलेगा, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। पहले देखा था p व q दोनों पूर्णांक है, p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। यहाँ दोस्तों 3 भी पूर्णांक संख्या है। क्योंकि पूर्णांक से पूर्णांक का गुणा करेंगे तो 3q हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि 3q यह पूरा भी एक पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक में से यदि पूर्णांक घटाएंगे तो हमारा ऊपर का जो पक्ष है वह क्या मिलेगा, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। इसी प्रकार यदि नीचे देखें तो q यहाँ पर पूर्णांक है और 2 को जानते हैं, 2 भी क्या है यहाँ पे पूर्णांक संख्या हो गया। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर यह भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक, तो पूर्णांक गुणित पूर्णांक करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। अब दोस्तों चूंकि q बराबर नहीं है 0 के, इसलिए 2q भी बराबर नहीं होगा 0 के। अतः यह जो पक्ष हमारा है यह क्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया, यह हमारा परिमेय संख्या हो गया। हम दोस्तों दोनों पक्ष को देखें तो एक पक्ष हमें क्या दिया, अपरिमेय संख्या, और दूसरा पक्ष हमें परिमेय संख्या दे दिया। तब हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर होगा परिमेय संख्या के, ऐसा हम लिख सकते हैं। परंतु क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तब यहाँ पे दोस्तों यह क्या होगा, यह हमें विरोधाभास मिला, यह हो गया विरोधाभास। यहाँ हमें चूंकि क्या मिल गया, विरोधाभास मिला, इसलिए जो हमने कल्पना की थी, हमने क्या कल्पना किया था, हमने माना था कि 3 धन 2 करनी 5 बराबर परिमेय संख्या है, वह क्या है, सत्य नहीं है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम यदि इसे समीकरण 1 दे दें तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में की गई कल्पना सत्य नहीं है। अतः जैसा कि वहां हमने माना था उसके विपरीत होगा। तो वहां हमने माना था 3 धन 2 करनी 5 बराबर परिमेय संख्या, तो 3 धन 2 करनी 5 बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं है हो जाएगा। तो दोस्तों यदि कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है अर्थात वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 3 धन 2 करनी 5 क्या है, बराबर अपरिमेय संख्या। और दोस्तों जैसा कि हमें यही सिद्ध करना था, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, यह सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि कोई भी आपका धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए हमारा धनात्मक पूर्णांक है a,
तो वो लिखा जा सकता है इस रूप में बी क्यू प्लस आर। यहाँ बी वो संख्या है जिससे इसे विभाजित किया जाता है, क्यू जो है हमारा वो भागफल है, ठीक है, और आर जो है हमारा वो शेषफल है। तो ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो भागफल और शेषफल के साथ और उस संख्या के साथ जिससे हम अपने दिए गए पूर्णांक को विभाजित कर रहे हैं उसके रूप में हम लिख सकते हैं। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। यहाँ पर आर जो है यानी हमारा शेषफल जो है वो हमेशा छोटा होता है हमारे बी से, यानी कि जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये इसकी एक शर्त होती है। अब देखिए इसने हमसे कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ वो वर्ग की बात कर रहा है, उस पूर्णांक की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और वर्ग का रूप हमें यहाँ दे रखा है 3m या 3m प्लस 1। तो पहले इन रूपों को ध्यान से देखते हैं। देखिए रूप हमें वर्ग के दे रखे हैं 3m अथवा 3m प्लस 1, ठीक है। आप दोनों स्थितियों में देखिए यहाँ पर शेषफल क्या है। यहाँ शेषफल 0 है क्योंकि देखिए यहाँ 3m तो ये BQ की तरह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ शेषफल प्लस करके कुछ नहीं लिखा हुआ, तो शेषफल 0 है। लेकिन वो शेषफल नहीं है क्योंकि ये वर्ग का रूप हमें दिया हुआ है, तो ये वर्ग है शेषफल का। तो वर्ग यदि शेषफल का 0 होगा तो शेषफल कितना होगा, 0 ही होगा। इसी तरह यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 जो है वो वर्ग है शेषफल का, तो यहाँ पर शेषफल 1 ही होगा। फिर हमको यहाँ पर 3 जो है 3 चाहिए विभाजित करने वाली संख्या के रूप में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा b क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। और देखिए दोनों ये जो शेषफल हैं ये 3 से छोटे हैं, तो ये जो शर्त है ये भी इसको भी पूरा करता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके वर्ग को हम इस रूप में दिखाने वाले हैं, वो x है, ठीक है। माना धनात्मक पूर्णांक x है, तो x को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ यदि b 3 होगा। देखिए कितने संभव यहाँ पर है शेषफल, यदि b 3 होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि x को आप लिख सकते हैं x बराबर 3q प्लस 0, 3q x बराबर 3q प्लस 1। 2 हम वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रूप हमें दिए गए हैं उनमें वर्ग जो दिया गया है शेषफल का, उससे तो शेषफल 0 और 1 ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास x के मान संभव है, ठीक है। अब देखिए इसने हमें वर्ग का है तो वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर वर्ग करेंगे x का, तो यहाँ x का वर्ग हो जाएगा और यहाँ 3q का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यहाँ x का वर्ग हो जाएगा और 3q प्लस 1 का ये वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे x का वर्ग बराबर 9q की घात 2 और यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग बराबर, इसको खोलेंगे a प्लस b का पूर्ण वर्ग, तो ये हो जाएगा 3q का वर्ग प्लस 2 गुणा 3q गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का वर्ग बराबर होगा, यदि आप देखिए यहाँ से 3 बाहर निकाल लें क्योंकि आपको रूप में जो रूप आपको दिया गया उसमें 3m दिया गया है, तो 3 यदि आप बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा इसकी 3q की घात 2। और अगर इस पूरी संख्या को आप m मान लें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका x का वर्ग बराबर होगा 3m के, ठीक है। ये एक स्थिति है। अब दूसरे रूप को देखते हैं दूसरी स्थिति से। यदि x हमारा 3q प्लस 1 हो तो क्या हो सकता है यहाँ पर 9q की घात 2 प्लस 6q प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ से इन दोनों पदों में से हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 बाहर निकालने पर क्या बचेगा अंदर 3q की घात 2 प्लस 2q। अब ये देखिए ये अलग स्थिति है और इसमें हम इस स्थिति में हम इस पूरे हिस्से को m मान सकते हैं, तो हमारा x का वर्ग बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हमने 3m या 3m प्लस 1 के रूप में यहाँ पर स्थापित कर दिया है। तो इस तरीके से ये प्रश्न होगा। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल किया गया। धन्यवाद।
कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो हम इस प्रकार के सवालों को किसकी सहायता से कर सकते हैं? यूक्लिड एल्गोरिथम की तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। वो क्या होती है? a = bq + r, जहाँ r क्या होता है? r होता है या तो 0 या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा, इस b से हमेशा छोटा। ठीक है, तो देखिए हम मानते हैं a क्या है? a पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो a बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर b = 6 ले लिया हमने, b = 6 माना, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? b = 6q + r। अब r की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो b हमारा 6 है, तो क्या हो सकता है? r 0 हो सकता है। r बराबर क्या हो सकता है? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। ठीक है, ये r हो सकता है। तो हम हर r के लिए ये लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? a बराबर r = 0 तो क्या हो गया? 6q हो गया। 6q हो गया तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3q, तो ये तो क्या हो गया? एक सम संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। तो इसी हिसाब से हमने दूसरा लिखा a = 6q + 1, r = 1 लिया तब क्या आ गया? 6q + 1 हो गया। इसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता, अतः यह क्या हो गया? एक विषम संख्या हो गई, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, विषम संख्या हो गई। ठीक है, तो यही तो हमें लिखना था। a = 6 + q + 1 के रूप में एक हमने ये लिख दिया। ठीक है, इस हिसाब से मैं कलर चेंज करता हूँ। उसके बाद में देखिए दूसरा, देखिए अगर r = 2 ले लिए, r = 2 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? a = 6q + 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 3q + 1, तो ये तो 2 से विभाजित रहता है, ये तो सम संख्या हो गई, सम संख्या, तो ये नहीं लिख सकते। दूसरा हमने r = 3 लिया तो कितना हो गया? 6q + 3। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन तो ले सकते हैं लेकिन ये 2 से विभाजनीय है। 3 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया? 2q + 1, लेकिन ये 2 से विभाजनीय है, तो ये क्या हो गया? विषम पूर्णांक, विषम संख्या हो गई। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। और तीसरा क्या ले लिया? a = हमने 6q + 4 लिया। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, 3q + 2 आ गया, तो ये तो 2 से विभाजित है, ये कितना हो गया? सम पूर्णांक हो गया, सम पूर्णांक। इसी हिसाब से हम वापस से a = 6q + 5 लेते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते, ये क्या हो गया? विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a = 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 के रूप में सारे विषम पूर्णांकों को हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।